हेलो स्टूडेंट, सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज ले रहे हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बीए बीएससी सेकंड ईयर पेपर सेकंड है मानव भूगोल, और मानव भूगोल की यूनिट सेकंड चल रही है। इसके अंदर है टॉपिक है मानव संसाधन। मानव संसाधन में क्वेश्चन बन के आता है, मैंने कल आपको बताया था कि जनसंख्या घनत्व के प्रकार तथा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब आज हम ले रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन बन गया है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण एवं घनत्व के कारकों को समझाइए तथा विकासशील देशों में जनसंख्या समस्याओं की भी व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ पे देखो, जो घनत्व वाले कारक है और ये कारक दोनों सेम है। मैं फिर भी एक बार आप लोगों को बता देता हूँ ये कारक कौन कौन से हैं। देखो, पहला तो हो गया जन्म दर। फर्स्ट कारक है जन्म दर। जन्म दर की बात ये की जाती है जनसंख्या वितरण, यानी अगर जन्म दर अत्यधिक वृद्धि होगी, यानी जन्म दर अधिक होगा, जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक होगा। यानी जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या घनत्व है अधिक होगा। अब जन्म दर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? देखो, जन्म दर बढ़ने का मुख्य कारण, जन्म दर बढ़ने का मुख्य कारण है चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी हो जाना तथा अत्यधिक जन्म दर ऊंची होना, यानी हर प्रकार की सुविधा मिल जाना। इस कारण से जन्म दर बढ़ती जा रही है, यानी अत्यधिक बढ़ रही है। अब बात करते हैं हम मृत्यु दर की। मृत्यु दर से जनसंख्या जो घनत्व है वो तथा जनसंख्या वितरण है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि विभिन्न जो प्राचीन काल में जो बीमारियां आ रही थी, जैसे आज के वक्त में कोरोना महामारी ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है, वैसे ही प्राचीन काल में जब महामारी आई तो ही मृत्यु दर अधिक थी। विभिन्न महामारियों के टाइम में या बीमारियों के टाइम में, बीमारियों के समय ही वो है मृत्यु दर अधिक रही थी। उसके अलावा अनेक प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं तथा खान-पान की व्यवस्था, खाद्यान्न तथा समय पर सभी उपचार मिलने के कारण वो है मृत्यु दर कम है। मृत्यु दर निरंतर कम होती जा रही है। इस मृत्यु दर कम होने के कारण जनसंख्या वितरण तथा घनत्व दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम अब है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में यही है कि चिकित्सा सुविधाएं तथा कुपोषण, आनुवंशिक रोग, आनुवंशिक बीमारियां या रोग, तो चिकित्सा सुविधाओं का मिलना तथा कुपोषण के शिकार होना। अब कुपोषण के शिकार होते हैं कि इसमें शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी होने के कारण भी जो है वो समय से पहले या रोगग्रस्त होकर मृत्यु प्राप्त कर जाते हैं कुछ बच्चे। अब है कई आनुवंशिक बीमारी होती है जो लाल होती है, इनके कारण भी अत्यधिक मृत्यु दर बढ़ रही है। तो अनेक प्रकार की जो ये बीमारियां हैं तथा स्वास्थ्य है, ये भी स्वास्थ्य वितरण और तथा घनत्व को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा आयु यौन संगठन देखो, आयु यौन संगठन
आयु यौन संगठन ये है कि शुरुआती मात्रा में बाल विवाह, कई जगह आज भी बाल विवाह करने के कारण, जल्दी टाइम में बाल विवाह होने के कारण कम उम्र में संतान उत्पन्न हो जाती है। संतान उत्पन्न हो जाती है जिससे जनसंख्या वितरण और घनत्व प्रभावित होता है। इससे क्या कह रहे हैं, राज्य सरकार ने क्या किया है, विवाह की उम्र को तय कर दिया तथा बॉयज की यानी बालकों की उम्र वो कर दी 21 वर्ष तथा लड़कियों की वो उम्र कर दी वो है 18 वर्ष। ये शादी की कर देता है। तो इससे क्या होगा कि एक तय समय के बाद ही शादी होगी, तो इससे जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण और घनत्व पे रोक लगेगी। अब ये था आयु यौन संगठन तथा इसे भारत में देखा जाता है तो आवास। आवास की बात करें तो आवास के अंदर क्या होता है कि अगर आपको रहने के लिए जैसे आपकी मूलभूत आवश्यकता है उनमें आवास मुख्य आवश्यकता है। तो अगर आवास की अगर आपके पास होगी नहीं तो रहने के लिए नहीं होगा, तो जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनसे त्रस्त होकर मनुष्य नहीं रह पाएगा। इसलिए ये भी आवास भी क्या है, मुख्य रूप से वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। अब बात करें आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, लोगों का आर्थिक जीवन स्तर कई जगह से अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी निम्न स्तर पे है। अगर निम्न स्तर पे जीवन वो है, निम्न स्तर पे है जीवन, निम्न स्तर पर होने के कारण ना तो अच्छा खाना पीना होता है, ना इनके पहनने के लिए अच्छे वगैरह कपड़े, ना इनके पास अच्छी एजुकेशन होती है। इस कारण से क्या है, इनका जीवन कैसा है, निम्न स्तर का रहेगा। तो इसके लिए आजकल उच्च स्तर की जीवन शैली वो अनुकूल रहती है और अच्छी रहती है। इसके लिए यह जो आर्थिक स्थिति है ये भी काफी हद तक जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करती आ रही है। अब बात करते हैं वो है सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों में इसमें आ जाती है शिक्षा और पारिवारिक स्थिति। तो कई लोगों में क्या होता है, आजकल भी बॉयज को यानी बालकों को अत्यधिक शिक्षा दी जा रही है तथा कई जो पिछड़ी गांव है, ग्रामीण इलाकों में आज भी एजुकेशन की कई जगहों कमी है। और मुख्य रूप से जो निम्न श्रेणी की जनजातियां हैं उनमें शिक्षा एजुकेशन का आज भी वर्तमान में भी अभाव चल रहा है। उसी कारण से शिक्षा के अंदर आज भी पिछड़े हुए हैं कई इलाके। तो शिक्षाओं में जैसे राजस्थान में महिलाओं की स्थिति, शिक्षा के स्तर में खराब है, यानी बहुत ही पिछड़ी हुई स्थिति। तो ये अब इसे जो शिक्षा की स्थिति है इसके कारण महिलाएं आगे नहीं आती तथा आर्थिक स्थिति पर इनका आर्थिक स्थिति भी क्या होती है, पुरुषों पर निर्भर रहती है। यानी पैसे वगैरह के लिए किस पर रहती है, पुरुषों पर निर्भर रहती है। कौन, महिलाएं। यानी अगर पैसा होगा तो ये पुरुषों के ऊपर निर्भर है बिल्कुल आर्थिक स्थिति से, ये अपना कुछ नहीं करती। अगर इनके पास शिक्षा होती तो ये क्या करती, एजुकेशन से अपने काम धंधे स्वयं करती और अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे। अब बात करते हैं हम धार्मिक विश्वास। सामाजिक कारक में आता है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास की बात की जाती है तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने अपने संकुलित धर्म के अनुसार एजुकेशन में बढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से अपनी अपनी जनसंख्या में वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। जैसे कि लड़की हो जाना, तो उनमें क्या होता है, अपने समाज या अपने वंशवृद्धि के लिए, अपनी वंशवृद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए, वंशवृद्धि के लिए क्या होता है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए
ये क्या करता है, जनसंख्या वृद्धि करता रहता है। जब तक इनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये क्या करते हैं, जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। तो ये भी क्या है, जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है। इसमें रूढ़िवादिता परंपराएं अभी भी वर्तमान में भी कई जगह प्रचलित है। अब बात करते हैं नगरीकरण की। नगरीकरण ये भी जनसंख्या वितरण और घनत्व को बिल्कुल मूल रूप से प्रभावित करता है कि नगरों में अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। नगरों में अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलने लगती है। जैसे मान लो यहाँ पे रोजगार की समस्या, रोजगार, बैंक, चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं तथा अन्य सभी सामान, यानी अर्थव्यवस्था की बातें की जाए तो वो नगरीय क्षेत्रों में आसानी से प्राप्त हो जाती है, तथा जो गांव में क्षेत्र है उनमें कम मिल पाती है। इसी कारण से नगरीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जनसंख्या केंद्रीय रूप में इकट्ठी मिलती है आपको, यानी बहुत ज्यादा घनत्व तथा वितरण यहाँ पे मिलेगा नगरीय क्षेत्रों में, क्योंकि नगरीय क्षेत्र में हर प्रकार की सुविधा आसानी से मिल जाती है तथा लोग अपने को अच्छा महसूस करते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए नगरों की ओर पलायन कर जाते हैं। अब बात करते हैं हम स्थानांतरण यानी प्रवास की। देखो इसमें क्या होता है, लोग एक समुदाय यानी किसी उद्देश्य के कारण एक स्थान पे से दूसरे स्थान पर गमन कर जाना, यानी आ जाना या चले जाना, ये प्रवास कहलाता है। प्रवास में क्या होता है कि व्यक्ति किसी पर्टिकुलर उद्देश्य में एक जगह, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी संसाधन है या कोई भी उद्योग है तो यहाँ से प्रवास कर जाएंगे, इस क्षेत्र में पूरी जनसंख्या यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जनसंख्या का प्रवास हो रहा है किसी भी कारण से, उद्देश्य से, भले रोजगार के उद्देश्य से या स्थानीय महिलाएं मान लो शादियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या अनेक प्रकार के कारणों से ये प्रभाव संभव। तो ये वितरण और जनसंख्या घनत्व को ये भी प्रभावित करता है। मान लो कोई बीमारी आ गई यहाँ पे इस क्षेत्र में तो सारे लोग क्या है, इधर प्रवास कर जाएंगे यहाँ पे इस देश में अपने आप को बचाने के लिए। तो हर प्रकार से प्रवास भी जिम्मेदार होता है। अब है यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक जो आपदाएं ये भी जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। जैसे मान लो बाढ़, सूखा तथा अतिवृष्टि तथा सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान आदि हैं। यानी ये जो प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, अतिवृष्टि, सुनामी, भूकंप, इनके कारण भी किसी न किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर आ जाती है तो यहाँ पे जन धन हानि करके जाती है। और जन धन हानि के कारण क्या होता है कि लोगों को अगर एक दो बार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है तो फिर वहां से स्थानांतरण कर जाते हैं, लोग वहां पे रहते नहीं है, दूसरी जगह से गमन कर जाते हैं, दूसरी जगह गमन कर जाना, इसके कारण उनको क्या हो जाता है, वहां की जनसंख्या तथा घनत्व में वृद्धि या कमी होगी। तो ये भी जनसंख्या घनत्व या वितरण को प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से। अब है कि विभिन्न देशों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां हैं उनको देखो। अगर अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की बात की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां क्या करेगी यहाँ पे कि जो दूसरे देशों में, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जिस प्रकार से
अभी रोक लगी हुई कि महामारी किसी एक देश से दूसरे देश में नहीं फैले, इसके कारण अपने अपने देशों ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियां बना ली है कि एक देश से दूसरे देश में जाना नहीं। ये भी क्या होता है कि जिस प्रकार से अमेरिका में दूसरे देशों के लोग आके वहां पे जनसंख्या वितरण को बढ़ा दिया, यानी जनसंख्या घनत्व को बहुत बढ़ा दिया। जैसे अनेक लोग दिल्ली शहर में जाकर वहां पे जनसंख्या को वृद्धि कर दी, तो यहाँ पे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां भी यहाँ पे मुख्य जिम्मेदार होती है वो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने के। अब बात कर दी जाती है विकासशील देशों में जनसंख्या। देखो ये तो कंप्लीट हो गया आपके पास में। अब बात करते हैं हम जनसंख्या समस्याएं, विकासशील देशों की जनसंख्या समस्याएं। जनसंख्या समस्याएं, तो इसमें थोड़ा पहले परिचय लेते हैं। देखो परिचय में यह है, मानव अपनी उत्पत्ति काल से लेकर आज तक सदैव कुछ ना कुछ समस्याओं से घिरा रहता है। यानी मनुष्य अपने उत्पत्ति काल से लेकर अभी तक वर्तमान तक कुछ ना कुछ समस्याओं से घिरा रहता है। बिल्कुल, वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई है। संसार की लगभग 3/4 से अधिक जनसंख्या विकासशील देशों में निवास करती है, यानी 3/4 जनसंख्या विकासशील देशों में निवास करती है। तीन चौथाई जनसंख्या आज भी वर्तमान में भी वह विकासशील देशों में निवास करती है। इन देशों में अफ्रीकी देश, अधिकांश लैटिन अमेरिकी देश तथा जापान, कुवैत व सिंगापुर को छोड़कर समस्त एशिया के देश आते हैं। समस्त एशिया के देश भारत, चीन हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो ये देश रहते हैं। इनमें चीन, कोरिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पश्चिम एशिया के देश ईरान, तुर्की, इराक तथा अन्य अरब देश तथा दक्षिणी एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं मालदीव, तो ये देश इस श्रेणी में आते हैं। दक्षिणी एशिया के ये 7 देश दक्षेज या सारक देश कहलाते हैं। जो ये 7 देश है ये सारक या दक्षेज कहलाते हैं। इन विकासशील देशों की जनसंख्या समस्याएं निम्न है। अब देखो विकासशील देशों की जो जनसंख्या समस्याएं हैं वो देखो निम्न, वो कौन कौन सी है। पहला है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, नंबर 5 है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। सेकंड बात करें तो वह है बेरोजगारी। थर्ड है कृषि संसाधनों पर बढ़ता हुआ दुष्प्रभाव या कृषि संसाधनों पर बढ़ता हुआ भार। या कुप्रबंधनता। कुप्रबंधन उद्योग क्षेत्र की मंद प्रगति, उद्योग क्षेत्रों की मंद प्रगति, शिक्षा, अल्पसंख्यक की समस्या, क्षेत्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय विवाद, अंतर्राष्ट्रीय विवाद, महाशक्तियों की राजनीति,
महाशक्तियों की राजनीति। तो ये थी जनसंख्या, जो विकासशील देशों की जनसंख्या समस्या है वो है। तो जनसंख्या की तीव्र गति है, बेरोजगारी है, कृषि संसाधनों का बढ़ता हुआ भार है या कुप्रबंधन है, औद्योगिक क्षेत्रों की मंद प्रगति है, शिक्षा, अल्पसंख्यकों की समस्याएं, क्षेत्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय विवाद, महाशक्तियों की राजनीति। अब हम बात करते हैं एक का विस्तार से। पहला है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने। अब देखो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। अब क्या है कि विकासशील देश जो विकास के प्रयोग विकसित हो गए, वो देश नहीं, विकासशील जो विकास के पर अग्रसर है, जो विकसित होने वाले होते हैं उन देशों की। अब क्या है, सभी विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यंत तीव्र है। इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर 2% वार्षिक से भी अधिक है, यानी इनकी जो जनसंख्या रेट है वो 2% वार्षिक दर से भी अधिक है, वार्षिक दर से अधिक। कुछ देशों में जैसे उत्तरी अफ्रीका या पश्चिमी एशिया के कुछ देशों में यह जनसंख्या जो वार्षिक वृद्धि दर है ये बढ़कर 3% पहुंच गई। इसके मुख्य कारण है कि अधिकांश विकासशील देशों में जन्म दर का उच्च होना, यानी अगर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तो इसका मेन कारण ये कि वो क्या है, उच्च जन्म दर का होना, यानी यहाँ पे पाई जाने वाली जन्म दर कैसी है, उच्च है। तथा मृत्यु दर पर चिकित्सा तथा मृत्यु दर का कम होना, यानी यहाँ पे इन विकासशील देशों की दूसरी मेन कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि का, कि यहाँ पे मृत्यु दर है, मृत्यु दर का कम होना। मृत्यु दर कम होने का मेन कारण क्या था कि बताया है कि इसमें चिकित्सा सुविधाओं की तथा विभिन्न प्रकार की जो रोग वगैरह है, जो प्राकृतिक आपदा है, उन पे नियंत्रण पा लेना, यानी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लग जाना। तो इससे क्या है, वहां पे इससे भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि है वो तीव्र गति से हो रही है। तथा इन देशों में परिवार नियोजन कार्यक्रम बड़े पैमाने पर नहीं अपनाए जा रहे हैं। तथा जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण ये भी है कि परिवार जो नियोजन कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से बड़े स्तर पर नहीं अपनाए जा रहे हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम बड़े स्तर पर नहीं अपनाए जा रहे हैं। इन देशों में आश्रित जनसंख्या का अनुपात कुछ है। इसमें आश्रित जनसंख्या यानी एक, जैसे परिवार में एक है सदस्य कमाने वाले है और एक है और उसके ऊपर 5 या सदस्य आश्रित है, तो वो जनसंख्या किसमें, विकासशील देशों में सर्वाधिक पाई जाती है, अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है विकास आश्रित जनसंख्या। तथा कार्य जनसंख्या अल्प है, तथा जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है वो कम है। बिल्कुल। अब देखो दूसरा है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी समस्या यानी अधिकांश विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या वहां की अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि दर पर आधारित है। इन प्रदेशों में अर्थव्यवस्था के द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र कम विकसित हुए हैं, यानी इन प्रदेशों में क्या है, अर्थव्यवस्था के जो द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र है वो कम विकसित हुए हैं। यानी विनिर्माण उद्योग जिनकी बात की जाए कि निर्माण उद्योग तथा सेवा सेक्टर, तीसरा है सेवा सेक्टर, इनकी क्या है, कम मात्रा में ये है, यानी कम विकसित हुए हैं। इसके कारण यहाँ से क्या है, जनसंख्या अत्यधिक तीव्र मानी जाती है। अकुशल, अर्धकुशल तथा उच्च शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हैं। अब क्या है कि विकासशील देशों में क्या है, अर्धकुशल, कुशल और अकुशल उन लोगों के लिए रोजगार की जो समस्याएं हैं तथा उच्च शिक्षित व्यक्ति है उनके लिए रोजगारों की जो सीमित संसाधन है केवल उस सीमित दायरे में रहकर वो कार्य कर सकते हैं। इसलिए शिक्षित तथा अशिक्षित, कुशल तथा अकुशल श्रमिक रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में प्रवास कर जाते हैं, यानी अपने देश को अगर अच्छे नहीं मिलते हैं तो वो दूसरे देशों में पलायन कर जाते हैं। जो विदेश नहीं जा पाते हैं वे रोजगार के लिए छोटे नगरों या महानगरों में प्रवास कर जाते हैं। मान लो ग्रामीण क्षेत्रों में है और वो विदेश नहीं जाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, पास के नगर में जाके और रहने लग जाते हैं। इसके कारण इन निर्धन लोगों को नगरों के अंदर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो इस स्तर पर वो अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकते। इसके कारण उनको अनेक प्रकार की जो कठिनाइयां होती है उनका सामना करना पड़ता है। इससे अनेक सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है और इस कारण से विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक, आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है।
अब देखो, तीसरा है कृषि संसाधनों का कुप्रबंध या भूमि पर बढ़ता हुआ प्रभाव। तीसरा है वो है कृषि संसाधनों का कुप्रबंध या उन पर बढ़ता हुआ भार। अधिकांश विकासशील देशों में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है, यानी अधिकांश जो विकासशील देश है उनके अंदर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मुख्य रूप से कृषि कार्य परंपरागत पिछड़े ढंग से, यानी पुराने जो प्रागैतिहासिक काल में जो तरीके चल रहे थे उसी से एक तो कृषि हो रही थी तथा पुराने उपकरणों द्वारा पर्याप्त आर्थिक संसाधनों द्वारा होता है। पर्याप्त जो संसाधन होते हैं पुराने टाइप के, उन्हीं से कृषि हो रही है। तो ये भी क्या है, एक बिल्कुल भी निम्न श्रेणी का कारक है। निर्धनता के कारण कृषक सामाजिक जो निर्धनता हो गई, यानी गरीबी के कारण कृषि जो किसान है वो रासायनिक खाद है उनका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या होता है, उसमें उत्पादन है वो अच्छा नहीं हो पाता है। कृषि संसाधनों से भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता, केवल उनके सदुपयोग तथा संरक्षण ही किया जा सकता है। यानी कृषि उन्नत जो तकनीक है उनको अपनाकर जो कृषि भूमि है उसको ना तो हम बढ़ा सकते हैं, भाई बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा दिया, बस उसको तो केवल क्या कर सकते हैं, उसको उसकी उपजाऊ क्षमता तथा उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। किससे? रासायनिक संसाधनों से तथा अन्य अपने अत्याधुनिक तकनीकों से। विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि संसाधनों पर भार बढ़ता हुआ। अब क्या हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि की हो रही है, अब खाने वाले तो ज्यादा है और सीमित संसाधन है, यानी कृषि क्या है, कृषि मान लो उत्पादन है वो सीमित है, कृषि उत्पादन क्या है, सीमित है, कृषि उत्पादन सीमित है, अतः जनसंख्या क्या है, लगातार बढ़ रही है। अब जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि होगी तो यहाँ पे खाने वालों की मात्रा बढ़ेगी तथा उत्पादन तो सीमित है, बिल्कुल। अब इसमें माल्थस नामक वैज्ञानिक था, तो उसमें कई वैज्ञानिकों ने, माल्थस था, उन्होंने ये भी बताया कि जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है पर जनसंख्या उत्पन्न होती है उसके दो हाल है, यानी उत्पादन और बढ़ जाएगा, और यहाँ पे गुणोत्तर वृद्धि हो रही है किसकी, जनसंख्या की, और इनकी जो संसाधन है उनकी मात्रा 1, 2, 3 बढ़ रही है, इसके अनुसार बढ़ रही है। और जनसंख्या वो है किस प्रकार से, 1, 3, 5 ऐसे बढ़ रही है, यानी गुणोत्तर वृद्धि हो रही है जनसंख्या। अतः औद्योगिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है, यानी धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भूमि है वो सीमित है तथा भूमि का क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है। अब ये कम कैसे होता जा रहा है, ये उद्योग, विभिन्न प्रकार के उद्योगों का नवीनीकरण लगाए जा रहे हैं तथा एक किसान के अगर मान लो 4 पुत्र है तो कृषि भूमि क्या हो जाएगी, चारों में बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिक उनका क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं उद्योग क्षेत्र में मंद प्रगति या कमी। औद्योगिक क्षेत्र में मंद प्रगति या कमी। औद्योगिक क्षेत्र में मंद प्रगति या कमी। औद्योगिक क्षेत्र में मंद प्रगति या कमी। अधिकांश विकासशील देशों में औद्योगिक क्षेत्र निर्बल ही है। इन देशों में अभी भी अनेक प्रकार के उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। कई जो उन्नत तकनीकी उद्योग है वो अभी भी विकसित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि विकसित देशों ने अपनी जो अत्याधुनिक तकनीक है उसके कारण जो सभी प्रकार के उद्योग है वो विकसित कर लिए हैं। पर इन उद्योगों को, इन जो विकासशील देशों में है, आज उन्नत तकनीकी के उद्योग विकसित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि स्थानीय पूंजी की कमी। एक तो क्या हो जाता है, पूंजी की कमी रहती है, स्थानीय जो पूंजी है उसकी कमी रहती है। कौन से देशों में? विकासशील देशों के अंदर उद्योगों की स्थापना करना कठिन हो जाता है। पूंजी कारण स्थापना, उद्योग की स्थापना करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, तथा उच्च तकनीक के लिए देश अभी भी विकसित देशों पर आधारित
तथा उच्च जो तकनीक होती है, तकनीक के लिए कौन से देशों पे, तकनीक के लिए ये उच्च देशों पर यानी विकसित देशों पर, उच्च तकनीक के लिए विकसित देशों पर निर्भर रह रहे हैं आज भी। इसके कारण औद्योगिक क्षेत्र है वो मंद गति से बढ़ रहे हैं यानी न के बराबर बढ़, तथा कई जो उद्योग है वो बाजार के पास में यानी उनको नगर के समीप अच्छी जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है, यानी नगर के समीप से नगर के पास में उनको अच्छी भूमि नहीं मिल पाती है, क्योंकि नगर के पास हर प्रकार की सुविधा रहती है, यानी उद्योग से निकला हुआ पक्का माल तथा कच्चा माल लाने ले जाने के लिए परिवहन सुविधा वगैरह और बाजार की खपत तो ये नगर के पास ही मिल पाती है। इसके कारण भी उद्योग नहीं सकते, यानी यहाँ पे स्थापना कठिन है। अतः दुर्लभ औद्योगिक आधार, पूंजी की कमी तथा जनता की निर्धनता एक ऐसा दुष्चक्र पैदा करती है जो औद्योगिक विकास के लिए बाधित है। यानी ये मुख्य रूप से है दुर्बल औद्योगिक आधार, पूंजी की कमी तथा जनता की निर्धनता एक ऐसा दुष्चक्र पैदा करती है जो औद्योगिक विकास को बाधित करता है, बिल्कुल से मुख्य रूप से। अब बात करते हैं शिक्षा की। अगला है शिक्षा। शिक्षा की बात करें, विकसित देशों में शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत 80 से भी कम है तथा कुछ में 50% कम है। यानी विकसित देशों में शिक्षा का स्तर क्या है, अभी भी 80% से कम है तथा कुछ में बिल्कुल 50% से कम है। वास्तव में ये बात सही है कि एजुकेशन अच्छी होगी तो यहाँ पे उच्च तकनीकी विधियों को सीखने में भी अत्यधिक मदद मिलेगी, अन्यथा नहीं। लाखों विद्यार्थी जो पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से लाखों विद्यार्थी प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका, कनाडा तथा यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, क्योंकि विकसित देशों में उच्च स्तर की शिक्षा का प्रबंध नहीं है। क्योंकि विकसित देशों में अभी भी क्या है, शिक्षा का जो उच्च शिक्षा है उसका क्या नहीं है, उच्च शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। इसलिए लाखों हजारों जो विद्यार्थी है वो पलायन करते हैं हर बार शिक्षा के लिए, पाकिस्तान वगैरह देशों से अमेरिका वगैरह उन देशों में पलायन कर जाते हैं। विकसित देशों में रूढ़िवादिता के कारण आधुनिक जीवन शैली के नए विचार अपनाने से रोकती है। विकसित देशों में जो पुरानी जीवन शैली है, पुराने लोगों की रूढ़िवादिता के विचार है, वो भी जो नहीं आते, आधुनिक तकनीक है उसको रोकने से, उसको उस पे विश्वास करने से अभी भी रोक रहे हैं। तथा ऐसी प्रवृत्तियों से बदलाव, अंधविश्वास तथा संकीर्णता को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर साक्षरता शिक्षा अभियान चलाने की आवश्यकता है। आज भी विकसित देशों में क्या है, बड़े स्तर पर साक्षरता अभियान चला के और लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। अब है अल्पसंख्यकों की समस्या लेकर। अगला है अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यक की समस्या यानी सभी विकसित देशों में एक संप्रदाय या एक जाति बहुसंख्यक तथा एक अल्पसंख्यक है। यानी एक जाति तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में, ये तो अधिक मात्रा में हो गए, अधिक मात्रा में, तथा ये रह गए कम मात्रा में। ये जो मानव है और ये कम मात्रा के मानव, तो ये इस प्रदेश में रहने वाली जनसंख्या ये तो क्या होगी, बहुत ज्यादा, और ये क्या हो जाएंगे वहां पे, अल्पसंख्यक हो गए। तो अल्पसंख्यक लोगों को मूल व्यक्तियों के अनुसार है वो उतनी शिक्षा आरक्षण वगैरह प्राप्त नहीं होता है जितना अधिक मात्रा वाली जनसंख्या को मिल रहा है। इसके कारण भी ये अल्पसंख्यक पिछड़े हुए रह जाते हैं। इसी के कारण अल्पसंख्यक को उतना अधिकार मिलना चाहिए जितना भी इसको मिले, यानी बराबर मिलना चाहिए, पर बराबर नहीं मिलता है यहाँ पे अधिकार। तो इसके कारण भी अल्पसंख्यक है वो निरंतर दिन प्रतिदिन इन क्षेत्रों से पिछड़े हुए रह जाते हैं तथा इनमें हर प्रकार की कमी रह जाती है, शिक्षा की, उद्योग वगैरह हर प्रकार के निम्न श्रेणी का इनका जीवन स्तर रह जाता है। अतः किसी भी देश में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास में देश का समग्र प्रभावित विकास होता है। यानी अल्पसंख्यक अगर विकास नहीं कर पाए तो उस देश का पूरा देश क्या रह जाता है, विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ रह जाता है। वहां तो पिछड़ा हुआ देश रह जाता है तो देश की उन्नति में बाधक हो जाती है। अब है देखो क्षेत्रवाद।
अगला है वो है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की बात की जाए, विकासशील देशों में क्षेत्रवाद की भावना अधिक है। इसी कारण से पश्चिमी तथा मध्य पूर्वी अफ्रीका में छोटे छोटे अनेक देश बन गए। यानी क्षेत्रवाद की भावना ज्यादा है इसमें विकासशील देशों में। जितने भी विकासशील देश हैं उनमें क्षेत्रवाद की भावना अधिक है। इसलिए क्या है, अनेक छोटे छोटे देश बढ़ गए हैं। अनेक छोटे छोटे देश छोटे देशों में बढ़ गया है और अनेक छोटे देशों में बढ़ गया है। अब इन देशों के पास संपूर्ण प्रकार का सब कुछ निर्धारित और उच्च एजुकेशन या उच्च तकनीक होती नहीं है और फिर भी ये अलग अलग बढ़ जाते हैं और अलग अलग बढ़ जाते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनको। वर्तमान में भी कुछ क्षेत्र या देश क्षेत्रवाद की भावना रखते हैं। भारत, महाराष्ट्र जैसे भारत में महाराष्ट्र में मराठी तथा गैर मराठी की भावना को कुछ राजनीतिक तत्व उठाते हैं। नागालैंड के कुछ राजनीतिक संगठन विशाल नागालैंड चाहते हैं। यानी कुछ जो मराठी भाषा वाले बोलते हैं कि हमारा मराठी जो क्षेत्र है उसको अलग कर दिया जाए तथा नागालैंड वाले बोलते हैं हमारे को अलग कर दिया जाए। तो ये क्षेत्रवाद की भावना है मुख्य रूप से। इसी प्रकार से जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ वैसे ही झारखंड बिहार राज्य से अलग राज्य बनाने पड़े। तो प्राचीन काल में भी ऐसी भावना से उठना पड़ा था। अब है निम्न जीवन स्तर या कुपोषण। अब देखो निम्न जीवन स्तर या कुपोषण। निम्न जीवन स्तर या कुपोषण देखो विकासशील देशों में युवा पोषण युक्त संतुलित आहार की बहुत कमी होती है। अब विकासशील देशों में वह पोषण युक्त आहार की कमी होती है। पोषण युक्त आहार की कमी होती है तो लोगों को जीवन स्तर बहुत ही निम्न है तथा आवास की सुविधाएं भी अल्प होती है। यानी इनको आवास की सुविधाएं भी कम मिल पाती है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा पोषण का स्तर भी नीचा होता है जिससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं तथा रोग पैदा होते हैं। यह है विकासशील देशों में। लोगों की अज्ञानता, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी तथा आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण आवास तथा स्वास्थ्य की दशाओं को सुधारने के प्रयास अधूरे रह जाते हैं। अब यहाँ पे विकासशील देश क्या करता है, उसमें संसाधन या कर्जा अत्यधिक मात्रा में होने के कारण वो चाहता भी है कि इन रोगों को वगैरह वो दूर करे पर भी उनको नहीं दूर कर पाता है। यानी उन रोगों की जड़ें बहुत गहरी रहती है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विवाद की। अंतर्राष्ट्रीय विवादों की बात करें, अफ्रीका तथा एशिया देशों में आपसी विवाद बहुत अधिक है। इनमें अनेक युद्ध हो चुके हैं तथा उनका ये राष्ट्र कोई हल नहीं निकाल पाए। यानी अपने आपस में युद्ध हो गए हैं और उनका अभी तक कोई विवाद नहीं निकला है। इन विवादों में भारत पाकिस्तान, भारत चीन, वियतनाम इराक विवाद, अरब इजराइल विवाद तथा आदि प्रमुख है। इन विवादों के कारण इन राष्ट्रों का धन, हथियार तथा फौजों की आवश्यकता से अधिक व्यय हो गया। यानी इनमें फौजी जन धन की बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। यानी किसी देश को अगर युद्ध स्तर पर युद्ध करेगा तो वहां पे क्या है, जन धन की हानि अत्यधिक उठानी पड़ेगी और बिल्कुल वो देश पिछड़ा हुआ रह जाएगा। अगला देश, इससे भी क्या है, विकासशील देशों में ही हो रहा है ये सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं महाशक्तियों की राजनीति। महाशक्तियों की राजनीति की बात की जाए तो संसार की महाशक्तियां अनेक नीतियों को अपनाकर अपने लाभ के लिए विकासशील देशों से संघर्ष करती रहती है। यानी जो विकसित देश हो गए हैं वो विकसित देश क्या करते हैं, विकसित देश विकासशील देशों को के ऊपर अपनी नीतियां लागू करते हैं। विकासशील देश पर अपनी नीतियां तथा अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। इसके कारण ऐसा करने के लिए दोहरे मापदंड अपनाने पर कोई संकोच नहीं करती हैं। जो महाशक्तियां हैं वो विकासशील देशों पर अपने दोहरे मापदंड अपनाकर उनको लागू करना चाहती हैं। जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में अधिकांश अरब देशों पर ब्रिटिश काल तथा फ्रांस का अधिकार हो गया था, जिस प्रकार से कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अरब देशों पर ब्रिटिश तथा फ्रांस का अधिकार हो गया था
तथा ब्रिटेन ने जब अरब देशों को स्वतंत्र किया तो फिलीपींस को अपना संरक्षित क्षेत्र बना लिया। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य बंटवारे के समय भी झगड़े के बीज बो देना ताकि दोनों संघर्षरत रहे। उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम में युद्ध हो न हुआ। तो ये अनेक प्रकार की जो क्षेत्र जो महाशक्तियों की राजनीति है, इसके कारण भी वहां पे विवाद संभव हुआ। तो ये वहां की मुख्य समस्या है। अब बात करते हैं हम शिक्षा की। अगर शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे जो लोग हैं वो उतने स्तर पर शिक्षित लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जितनी होनी चाहिए। ये विकासशील देशों में। विकासशील देश क्या होता है, अगर यानी विकास के पथ पर आगे से आगे बढ़ता रहता है यहाँ पे हर चीज की है वो है मध्य या आधारशिला पे रहता है, यानी प्रगतिशील रहता है। न तो वो उच्च पर रहता है, न बीच में, वो बिल्कुल प्रगति स्तर रहता है, प्रगतिशील रहता है। अब यहाँ पे हर प्रकार की जो उच्च टेक्नोलॉजी है उसमें भी कई बार पूंजी की कमी के कारण इसको बिल्कुल से लागू नहीं कर पाता है। तो विकासशील देशों में ये अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती है। तो इन समस्याओं का समाधान पाने के लिए कई विकसित देशों का भी सहारा लेना पड़ता है। यहाँ कई विकसित देशों का सहारा लेते हैं तथा कई बार निम्न जो देश हो जाते हैं उन पे अपनी नीतियों को लागू करके उनका फायदा उठाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगली स्टेप में पहुंचने के लिए तत्पर रह जाते हैं। हम इस टॉपिक में यहाँ पे करेंगे विकासशील देशों की जो निम्न समस्याएं थी वो समझा दी आपको, तथा इसके शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।